आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तूती बोलना, तो तूती बोलना आप कह सकते हैं रोब होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में आतंक होना या दबदबा, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, निर्लज होना। तिल का ताड़ करना, तो आप कह सकते हैं तिल का ताड़ करना, इसका मुहावरा होता है छोटी चीज को बड़ी कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। मान लीजिए ऑप्शंस में छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना अगर दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। इस बार की वैकेंसी में आपको अपनी एक सीट जो है वो पक्की करनी है और 2025 में आपको मानकर चलना है कि हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है और मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो दिन रात एक कर दीजिए। जो भी चीज़ें आपकी जो कमज़ोर चीज़ें, जैसे रीजनिंग हुआ, आपका इंग्लिश हुआ, फोकस उस पर सबसे ज़्यादा कीजिए। हिंदी की तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ, जीके की भी तैयारी मैं आप लोगों को लगभग करा ही रहा हूँ। डेली आपको एक क्लास मॉर्निंग में मिलती है और एक क्लास आपको शाम को मिलती है। इन दोनों वीडियो को देखिए, जीके और हिंदी आप लोगों की बिल्कुल एकदम से ये मान के चलिए अच्छी हो जाएगी। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कमर कसना दृढ़ निश्चय करना, ये भी कह सकते हैं आप लोग तैयार रहना। तो तैयार रहना अगर ऑप्शंस में दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो मैं आपको क्या बताया था कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो गुजारा, तो गुजारा में क्या प्रत्यय होगा? आओ, आड़ी, अक या आ। गुजारा, आरा, आरा। तो गुजारा में प्रत्यय क्या होगा? वैसे तो मेरे हिसाब से आरा होना चाहिए, गुजारा में आरा, लेकिन ऑप्शंस में दिया नहीं तो ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि शुरुआत का शब्द उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। आ होगा, आई होगा, अक होगा या आका होगा। पिटाई, आई, आई, बोलिए मुंह से, आंसर अपने आप निकल रहा है। पिटाई, आई, आई कहां पर है? आई ये रहा। तो पिटाई में प्रत्यय क्या होगा? आई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? वी, अवा, आ या आओ। चुनाव, आओ, आओ, तो मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट वाला शब्द। तो चुनाव में प्रत्यय क्या होगा? आओ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप नियम याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे, तो आप हिंदी कभी भी नहीं कर पाएंगे। हिंदी आपको करनी है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को हल करिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो आप आंसर तुरंत टिक कर देंगे। अगर आप परिभाषा के चक्कर में पड़े, नियम के चक्कर में पड़े, तो आप हिंदी कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अदृश्य, चक्षु, दानव, असुचि। राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है दानव। क्या होता है? दानव। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दानव का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? देव, सुर, अमर, अविनीत। कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अविनीत जो है ना, ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देव, सुर और अमर। देव, सुर, अमर ये देवता के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। जैसे कि वसु,
आदित्य, लेख, देव, अमर, ये सभी शब्द देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आराम, आधार, शुरुआत, विश्रांति। कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आरंभ का पर्यायवाची शब्द होता है, आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत जो है ना, ये आरंभ का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभियोग, आपेक्ष, इल्जाम, हमला। आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, हमला जो है ना, ये आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभियोग हुआ, आपेक्ष हुआ, इल्जाम हुआ, ये आरोप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लांछन, दोषारोपण, अभियोग, ये सभी शब्द जो है ना आरोप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न, अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, जवाहरात, पदक, ये सभी शब्द अलंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न, संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? असंभावना, असंभव, असंभाव, असंतोष। संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, संभावना का विलोम शब्द होता है असंभावना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है? असंकल्प, संकल्पहीन, असंबंध, असंतोष। संकल्प का देखिए विलोम शब्द विकल्प भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ऑप्शंस में और कुछ दिया गया है। तो संकल्प का विलोम शब्द जो है वो असंकल्प भी होता है, विकल्प भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य, विशुद्ध, लघु, अविवेकी। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट का विलोम शब्द होता है सामान्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विनाश, विकृत, विकल, लक्षित। विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विकास शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों विनाश। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शत्रुता का विलोम शब्द क्या होता है? मित्र, मित्रता, आशंकित, व्यस्त। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप कह सकते हैं शत्रुता का विलोम शब्द जो होता है वो होता है मित्रता। इसका उल्टा, इसका अपोजिट, तो वी ऑप्शंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस में भातृ दिया जाए, भातृ, तो भातृ जो है ना भा है, ठीक है। शत्रुता का विलोम शब्द भातृ भी होता है, तो भातृ अगर दिया जाए ऑप्शंस में तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होता है? वाग्दनदान, वाग्धनदान, वाग्धन अन्न, वाग्धन दान। वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वाग्दान का संधि विच्छेद होता है वाक धन दान। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वाग्दान में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। उद्योग में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो जब उद्योग की संधि करेंगे तो उसकी संधि क्या होती है? उत्धन योग, ये इसकी संधि होती है उत्धन योग, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है कि इसमें कौन संधि? तो हलंत आप देख रहे हैं, ता में हलंत लगा है, तो कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, इनमें से कोई नहीं। व्यायाम में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यायाम में प्रयुक्त संधि हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों यण संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 73।
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का सही उत्तर के रूप में चुनें। प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, या यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पढ़िए, फिर आंसर देना था आपको। वैसे तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तुलसी और सुर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें भी देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन 4 ऑप्शंस में आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है। तो आंसर आपको चूज करना था। तो आंसर अगर आप लोग चूज करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा 72, यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उनके एक पुत्र है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाए। देखिए, इन क्वेश्चंस में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने पढ़ा, थोड़ा दिमाग लगाया, आंसर अपने आप निकल आता है। ना इसमें कोई ट्रिक लगती है इसमें, ना इसके लिए कोई परिभाषा होती है, सिर्फ समझने का एक फेर होता है। अब देखिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये आपका जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 74 और 75 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। प्रश्न क्या है? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी। इसमें कौन सा रस होगा, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो अखियाँ जो हैं वो हरि दर्शन की भूखी हैं, यानी प्रभु श्री राम वन की ओर जा रहे हैं और लगभग 14 साल का उन्हें वनवास हुआ है। तो 14 साल से अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के दर्शन की उनकी जो अखियाँ हैं वो भूखी हैं। तो इसमें जो प्रयोग से जो हो रहा है इसमें, यानी इसमें जो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो रस का प्रयोग हो रहा है इसमें वियोग किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, इसमें यह पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। अयोध्यावासी जो है वियोग में है उनके दर्शन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्भ करें क्यों इतना। इसमें कौन सा रस होगा? भक्ति रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। मन रे तन कागद का पुतला, इसमें कौन सा रस होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो रस हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस या श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वश्रेष्ठ रस जो है ना, श्रृंगार रस को माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस, करुण रस, भीतर रस या वीर रस। तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव? तो मेरे प्यारे बच्चों, जुगुप्सा जो है ना, ये भीतर रस का स्थायी भाव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यूँ आपने क्वेश्चन किया और आंसर जो है यूँ निकल आता है। बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनके बारे में जान लीजिए, और पॉइंट का क्या क्या आपको ध्यान में रखने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करुण रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों विस्मय। क्या होता है? विस्मय होता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों शोक। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं।
अगला प्रश्न, संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अब जैसे कि संलग्न शन होगा नहीं, सर ये भी नहीं होगा, लेकिन शम जुड़ा है, क्योंकि संलग्न स्टार्टिंग का शब्द आपको लेना है और लास्ट वाला शब्द का प्रत्यय होता है, तो लास्ट वाले शब्द का मतलब नहीं है, स्टार्टिंग का शब्द आपको लेना है, तो शम धन लग्न, तो शम हो जाएगा आपका उपसर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन से चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न नंबर है कि दुस्साहस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जुड़ा है। तो दुस्साहस मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग का आपका जो शब्द होता है उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो दुस्साहस में जो दुस है, दुस्साहस, दुस आपका उपसर्ग हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी, तो पौराणिक जो है ना ऐसे लिखा जाता है, लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है? अगर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लिखने का तरीका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है ना ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ऐसे क्वेश्चंस में ना कोई ट्रिक लगती है, सिर्फ समझने का फेर होता है। समझिए, आंसर टिक करिए आप। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है? जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है? तो अंतर्निहित ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुप्रिय? राधा और कृष्ण, आप क्या कहेंगे? राधा और कृष्ण, तो राधा और कृष्ण आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में योजक चिन्ह होता है और बीच में कभी योजक चिन्ह नहीं होता है, फिर भी वो आपका द्वंद्व समास होता है। तो राधा और कृष्ण में क्या कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुप्रिय समास? तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर संख्यावाची शब्द होता है तो वहां पर होता है द्विगु समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्भय शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और या द्विगु? तो एक बार नहीं, मैंने आपको हजारों बार बताया कि जहां पर नी आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, यथा अनु, प्रति आ जाए, बड़ा आ हो गया आपका, भर हो गया, उद हो गया, हर हो गया, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि निर्भय, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द जो है ना मैंने आपको जो बताए हैं, ये सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। गौशाला में समास बताइए। अब देखिए, गौशाला, गौ का शाला, कर्ता ने कर्म को का, तो गौशाला में प्रयुक्त समास क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दोहे में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या 8? दोहे में कितने चरण होते हैं? तो आप कह सकते हैं दोहे में कुल 4 चरण होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्रुव स्वामिनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा? बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो कहलाता है? स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, अजानबाहु या अजय? जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अजात शत्रु कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी।
अगला प्रश्न, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला को क्या कहते हैं? तो आप कह सकते हैं अपव्ययी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, कमल नयन को छाड़ी महानतम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, रूपक अलंकार को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिसमें उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता है, या जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान कर दिया जाता है, वो रूपक अलंकार कहलाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक शब्द प्रयोग 2 बार होता है तो दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वो यमक अलंकार कहलाता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं और वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल। तो यहाँ पर देखिए आपको समूहवाचक संज्ञा की उदाहरण करनी है। समूहवाचक संज्ञा अंगूर जो है ना, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो लड़का दौड़ता है ना, तो लड़का जो है ना, ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लड़के का नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता? लिंग, वचन, कारक या विशेषण। विशेषण इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन का के की अधिकरण मैं पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो मेन कॉमन इसमें वो है पर। तो पर किस में आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों पर आता है अधिकरण मैं पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा सर्वनाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या पुरुषवाचक। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गुणवाचक विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।